काफ़ी वर्षों के बाद भाभी ने फ़ोन किया। दीदी, जब से आपने राखी भेजना बंद कर दिया है, तब से आपके भैया का व्यापार दिन प्रतिदिन पतन की ओर जा रहा है। आखिर क्या कारण है उनके इस दयनीय स्थिति की? भैया की जिद, या भाभी के पीठ पीछे बरकत, या मेरे द्वारा राखी न भेजना? हिस्ट्री किस्से कहानी चैनल से पन्ने डायरी के बिनल मैं आप लोगों को पीठ पीछे बरकत एक कहानी सुना रही हूँ जो बहुत ही मार्मिक है। अभी मैं सोई हुई थी कि बगल वाले कमरे में कुछ ज़्यादा ही चहल पहल की आवाज़ आ रही थी। उनिंदी ही मैं देखने के लिए गई। देखती हूँ, एक हाथ में बड़ी सी अटैची, गोदी में दुबला पतला 3-4 माह का बच्चा, बगल में उनकी पत्नी लखी। विनोद भैया को इस समय इस प्रकार खड़ा देख थोड़ी भयभीत हो गई। बैठने को बोल चाय बनाने रसोई में चली गई। चाय की प्याली बढ़ाते हुए पूछी, इतनी सुबह सुबह कहाँ से? बोले, नारायणी, हम लोग अपना घर छोड़कर आ रहे हैं। अपना घर छोड़कर आ रहे हैं? पहले तो कभी नहीं बताया कि घर में घर छोड़ने जैसी स्थिति है। ऐसी क्या बात हो गई कि आपको ये फैसला लेना पड़ा? भैया बोले, कुछ नहीं, बस रात में बड़े भाई साहब से बहस हो गई। वे बोले, बिना किसी सहायता के अपना बिजनेस खड़ा करके दिखाओ। बस यही बात उनकी मेरे दिल में चुभ गई और हम घर छोड़कर चले आए कि दिखा दूं मैं क्या चीज़ हूँ। मैंने अपना खून पसीना एक किया है इन पापा के व्यवसाय को इतना ऊपर पहुँचाने में। भैया बोले, हम घर छोड़कर आ गए हैं। बार बार माँ के जेहन में कौध रहा था और उनकी धुकधुकी बढ़ी हुई थी। वे अटकते अटकते बोली, अरे बेटा विनोद, तोर घर वाला तो आके बोलिए स कि हम तोर घर बाँटत आनी। माँ, आप घबराइए नहीं, उजाला होते ही हम लोग किसी होटल या धर्मशाले में चले जाएंगे ताकि वे लोग हमें ढूंढ न सके। विनोद भैया बोले, नित्य कार्यों से निवृत्त हो अपने लिए ठौर ढूंढने निकल पड़े और अपने रुतबा के खिलाफ एक बहुत ही बदतर धर्मशाले में जा छिपे। 2 दिन पश्चात उनके छोटे भाई हमारे घर आए। आते ही प्रश्न किया, अम्मा, वो लोग कहाँ हैं? माँ, केकरा के पूछा था बेटा? अरे वही विनोद भैया के। माँ अनजान बनते हुए बोली, का भइल? वो तो नइखे आई ले जा, कुछ भइल बा का? अम्मा, अनजान बनने की कोशिश मत करिए। हमें पता है कि वे पहले यहाँ आए और तदोपरांत मड़ुआडीह के घटिया से धर्मशाले में रुककर आज रात दिल्ली चले गए। अब तो अम्मा का पारा 7वें आसमान पर था। अम्मा का क्रोध से चेहरा सख्त हो गया, फिर भी संयम बरतते हुए बोली, सुन बेटा, जब विनोद यहाँ नहीं है तो क्या यहाँ आकर लिवा जाने का कोरम पूरा करने आए हो? तुम लोगों के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं? अम्मा का भाव जानकर सिद्धार्थ बोले, अम्मा, आप उन्हें समझाइए कि वे इस तरह अपना घर न छोड़ें। कम से कम भाभी और बच्चे को घर में रहने दें और अपना जो चाहते हैं वे करें। पूरे परिवार के साथ इस व्यापारी से उस व्यापारी के पास जाना क्या अच्छा लगता है? इससे घर परिवार की बदनामी होती है। बातें तो बहुत हुई मगर निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला। शहर में आने के बाद विनोद भैया ने अच्छे से पूजा पाठ करवाकर किराए के घर में प्रवेश किया। एक शहर में इस तरह रहना परिवार वालों को समाज में जवाबदेही का कारण बना। उनका छोटा भाई सिद्धार्थ एक बार फिर हमारे घर आया और बोला, अम्मा, आप उनको क्यों नहीं समझा रही हैं? वे आपकी बात समझेंगे। उनके इस व्यवहार से हमारे समाज में बदनामी हो रही है। बेटा, मैं तुम्हारी बात उसको बोली थी मगर अकड़ा हुआ है, कहता है मैं झुकूंगा नहीं। अपने घर जाना झुकना कहाँ होता है? उसी घर में रसोई अलग कर ले। मैं तो खुद उन्हें लिवा जाना चाहता हूँ मगर डरता हूँ कि कहीं वो मेरा अपमान न कर दें।
बड़ी भाभी ने हमें माँ की तरह पाला है, लेकिन जब से लक्की भाभी आई हैं तब से घर में किसी न किसी बात को लेकर अशांति ही रहती है। सिद्धार्थ अपनी बड़ी भाभी की तारीफ में कई कसीदे पढ़े, कई बातें बताई। उसमें से एक बात यह भी बताई कि बड़ी भाभी ने हमें सुधारने के लिए वो कदम उठाया जो कोई औरत नहीं कर सकती है। सिद्धार्थ के इस कथन से मुझे लक्की भाभी की वो बात याद आ गई कि जिज्जी, सिद्धार्थ पहले रेड लाइट एरिया में जाता था, मगर बदनामी से बचने के लिए बड़ी भाभी ने अपने आप को सिद्धार्थ के हवाले कर दिया। एक दिन बड़े भैया के अनुपस्थिति में विनोद ने इन दोनों को आलिंगनबद्ध देख लिया। तब से ये बमके हुए हैं और आए दिन घर में तनाव बना रहता है, जिस कारण व्यापार के सिलसिले में ये बाहर भी नहीं जाते। इन्हीं सब कारणों से बड़े भैया इनसे नाराज़ रहते हैं। तब मुझे समझ में आया कि विनोद भैया ने अपनी पत्नी की सुरक्षा हेतु घर छोड़ा है। शुरू के दिनों में बड़े बड़े व्यापारियों ने इनकी बहुत सहायता की, बहुत उधार दिया और हौसला बढ़ाया कि तुम भी उन्हीं के टक्कर का व्यापार शुरू करो। ऐसे भी समृद्ध और संपन्न घर को फोड़ना लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही तामझाम के साथ कर्ज के पैसे से प्रभु से संबंधित वस्त्र आभूषण का व्यापार शुरू हुआ। एक ही शहर और करीब करीब आधे कारीगर एक ही होने के कारण बात इधर की उधर होती रहती, जिस कारण विनोद भैया ने व्यापार को आसमान की ऊंचाइयों को छूने की कामना और अपने भाइयों को नीचा दिखाने की भावना बलवती होती गई। मगर वो भूल गए कि जिससे वो टक्कर ले रहे हैं वे उनके पिता के द्वारा खड़ा किया हुआ समृद्ध अंपायर और उनका नया नया छिछला व्यापार। जिस प्रकार एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, वैसे ही विनोद भैया कर्ज ले लेकर विक्रय बाजार में सेंध नहीं मार पाए, जिस कारण अति उत्साह से शुरू किया गया काम सफल होता नहीं दिख रहा था और इधर उनके भाई दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहे थे। एक दो बार विनोद भैया को घर से बुलावा भी आया, मगर असफलता का ताना सुनना उन्हें कबूल नहीं था और वे कभी घर नहीं जा पाए। विनोद भैया मेरे स्वर्गीय भाई के परम मित्र हैं। मुझे याद नहीं मैं उन्हें कब से राखी बांधती थी। शादी के पूर्व वो भारत के किसी भी कोने में होते, रक्षाबंधन वाले दिन अवश्य आ जाते। हम मुँह बोले भाई बहनों का रिश्ता भी अपनों से बढ़कर था। मेरी शादी के साल ही विनोद भैया के घर से अलग होना था। मेरे पति का खुद का व्यवसाय होने के कारण समयाभाव था, जिस कारण मैके कम ही जाना होता था मेरा। वहाँ से कोई आता और जब भी विनोद भैया के लिए पूछती तो कभी पता चलता ठीक है, कभी पता चलता अति दयनीय है। सुनकर दुख होता। इसी बीच पता चला जिन्होंने उन्हें उधार दिया था वह ब्याज सहित अपना मूलधन वापस चाहते थे। वे उनका उधार चुकाने के लिए फिर किसी से कर्ज लेते और इसे चुकाने के लिए फिर किसी से लेते। अब ये आलम था कि उन्हें कोई कर्ज भी नहीं देता। इस सिलसिले में एक बार उन्होंने मुझे भी फ़ोन किया, मगर मैं अफसोस के सिवाय कुछ न दे सकी। बहुत दिनों के बाद माँ मेरे पास आईं, सभी का समाचार पूछी। उसमें विनोद भैया के लिए पूछी तो माँ बताने लगी कि एक दिन विनोद अपने पूरे परिवार के साथ जहर खाने वाला था कि संयोग से मैं वहाँ पहुँच गई। देखी सभी के चेहरे पे मुर्दैनी छाई हुई है। मैं कुछ पूछती उससे पहले सभी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। बहुत पूछने पर पता चला कि वे सभी बहुत दिनों से भूखे हैं। वे बोली, मैं तुरंत खाने पीने की व्यवस्था की और 2-3 दिन रहकर उन्हें जीवन से लड़ने की प्रेरणा देने की कोशिश कर रही थी। माँ बता रही थी कि उनके दिमाग में बार बार ये बात आ रही थी कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। अपने मन को शांत करने के लिए माँ लखी भाभी से पूछी, लखी क्या बात है, विनोद ऐसा कैसे हो गया? वो एक मझा हुआ व्यापारी है,
भाभी बोली, माँ, मैं अमंगली हूँ, मेरा पैर शुभ नहीं है। जब से मैं पैदा हुई, माँ के घर आर्थिक विपन्नता आ गई। मेरे पापा बीमार रहने लगे। किसी तरह मम्मी दुकान चलाने की कोशिश करती, मगर वह अक्सर बंद रहती। हम बहुत बुरी परिस्थितियों में बड़े हो रहे थे। ऐसी बुरी परिस्थितियों से हम उबर नहीं पा रहे थे। उन्हीं दिनों मेरी मम्मी ने एक पंडित को हमारी जन्मपत्री दिखाई। पंडित ने कहा, लखी के पीठ पीछे बरकत है। जैसे जैसे 20 से 50 हज़ार की व्यवस्था करके मेरी शादी एक संपन्न व्यापारी के लड़के से कर दी गई, कारण इन्हें दहेज नहीं चाहिए था। मेरी शादी के बाद पिता के घर में धीरे धीरे संपन्नता आने लगी। भाई ने पुरानी दुकान के साथ एक और नई दुकान खोल ली। मेरी बहन की शादी एक करोड़पति के घर हो गई। मेरी शादी इतने संपन्न व्यापारी के घर हुई, मगर मेरा पति आज रोड पर है। हमारे पास जहर खाने को भी पैसा नहीं है। माँ बोली, बेटा विनोद, कहीं नौकरी क्यों नहीं कर लेते? कम से कम खाने पीने की समस्या तो हल हो जाती। ये बात सुनकर विनोद भैया दहाड़े मार कर रोने लगते और कहते, आप लोग मेरी स्थिति नहीं समझ रही हैं। एक इतना बड़ा व्यापारी किसी के घर नौकरी कैसे कर सकता है? विनोद भैया की ये स्थिति सुनकर मन बड़ा रोता है। मेरे बेटे और उनके बच्चों में 1-2 साल का ही अंतर है। मैं पहले कपड़े वगैरह से पहले कुछ मदद कर देती थी, मगर भैया इधर मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि मैंने उनकी मदद नहीं की। मैं करती भी कैसे? उनकी समस्या कोई हज़ारों की नहीं, बल्कि लाखों या करोड़ों की है। इन सभी के लिए जिम्मेदार कौन? आखिर एक संपन्न व्यापारी का पतन कैसे हुआ? क्या इसके पीछे विनोद भैया की जिद्द कारण है, या लखी भाभी के पीठ के पीछे बरकत, या इन सभी से अलग मेरे द्वारा राखी न बांधना? अपनी दयनीय दिनों में एक बार लखी भाभी काफ़ी वर्षों बाद फ़ोन की और बोली, जिज्जी, जब से आपने राखी भेजना बंद कर दिया है, तब से आपके भैया का व्यापार पतन की ओर जा रहा है। भाभी ने ये बात बताने में काफ़ी लेट कर दिया। इस जीवन की हार में मेरा राखी क्या करेगा? क्या मेरे राखी भेज देने से उनकी किस्मत बदल जाएगी? एक टूटे हुए रिश्ते को राखी भेजकर जोड़ पाना मेरे लिए मुश्किल था। अपने मुंह बोले भाई के लिए ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि उनके बच्चे बड़े होकर उनका संबल बने और वे अपने पुराने दिनों में वापस लौट जाएं। विनोद भैया के साथ बिताए हुए अच्छे दिन बहुत कचोटते हैं और उस पर भी उन्हें सहायता न कर पाने का कष्ट आज भी मेरी आँखों में आंसू ला देता है।